नमस्कार साथियों, मैं सुल द्विवेदी आपका अपने चैनल एमपी एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी पे लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने भी दिया है, मैंने भी दिया है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम हो चुका है। सभी लड़के फिजिकल पे लगे हुए हैं, जोर तोरों से लगे हुए हैं, लेकिन इसका अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं, आपको फिजिकल किस तरह आपको करना है, आपको गोला कितने फिट फेंकना है, लॉन्ग जंप आप कैसे करेंगे तो आपका लॉन्ग जंप आप 18 फीट कर पाएंगे, रनिंग आपको कैसे करना है कि आप 2 मिनट 5 सेकंड 2 मिनट में आप रनिंग कर पाए। इस वीडियो पे मैं ये सारी चीजें चर्चा करूंगा। अगर आप इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहते हैं तो आप निश्चित ही आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको फायदा होगा। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि एमपी पुलिस का एग्जाम हो चुका है। रिटन एग्जाम कंडक्ट होने के बाद फाइनली लड़कों को वेट है रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट की अभी तक कोई भी सूचना नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न होना है, जिसकी एग्जाम डेट 17 नवंबर को तय की गई है। एग्जाम के चलते एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट रुका हुआ है। एमपी कांस्टेबल का ही नहीं, इसके पहले भी जिनका एग्जाम हुआ, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, जेल अधीक्षक का हुआ, पटवारी में आपने देखा कि पटवारी का जिस प्रकार का घोटाला हुआ उसके बाद भी पटवारी का रिजल्ट रोक दिया गया। पता नहीं क्या सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन रिजल्ट रोकने के पीछे सरकार की सबसे बड़ी मंशा ये है कि अगर हम रिजल्ट को रोकते हैं और जिस हिसाब से एमपी के सारे एग्जामों में एक बड़ी संख्या में एक धांधली देखने को मिल रही है आपको, आप एमपी के किसी भी एग्जाम को आप उठा के देखें, इन 2-3 सालों के अंदर जितने भी एग्जाम एमपी में हुए हैं सभी में इतनी मतलब जोर तोरों से और इतना घोटालेबाजी हुई है। उसमें हमारे कई पार्टी के हमारे है ना, जिस जिस राजनीतिक पार्टी का हमारे यहाँ पे वर्चस्व है, जिनका शासन चल रहा है, उनके ही कई नेता इसमें लिप्त पाए गए, उनके ही परिवार के, उनके ही समाज के ऐसे कई व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ। मतलब उस क्राइटेरिया, उनकी एलिजिबिलिटी ना होने के बाद भी उनका सिलेक्शन हुआ। 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख। आपने ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के बारे में सुना, पटवारी के एग्जाम में जिस तरह का वहां पे फर्जीवाड़ा संपन्न हुआ। इसके पहले भी कई ऐसे एग्जाम हुए, सब इंजीनियर का एग्जाम हुआ, आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ, अभी जो रिजल्ट रुके हुए हैं, जेल प्रहरी का रिजल्ट रुका है, जेल अधीक्षक का रिजल्ट, ये इनका रुकने का सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो रिजल्ट रोका क्योंकि उन्हें पता है कि फर्जीवाड़ा एक विशेष स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ और एक बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्हें डर है कि अगर हम रिजल्ट जारी करते हैं तो लोगों में, युवाओं में एक आक्रोश उत्पन्न होगा, और आक्रोश उत्पन्न होगा तो इसका सामना किसे करना पड़ेगा? जो पार्टी है उस पार्टी को सामना करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और विपक्ष पार्टी तो इसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है ना, कि आप ऐसा कोई एक कदम लें तो हम आपके साथ पहले सहयोग, कंधे से कंधा मिला के हम तैयार हो जाएं, है ना। तो सरकार की पूरी तरह से मंशा ये है कि चुनाव संपन्न हो जाए। चुनाव संपन्न होने के बाद जो भी नई सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने या किसी भी अन्य दल की सरकार बने, सरकार बनने के बाद ही रिजल्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि सरकार उपद्रव नहीं चाहती है युवाओं के द्वारा। सरकार को भी पता है कि जिस प्रकार की घोटालेबाजी हो रही है, निश्चित रूप से युवा इसमें आक्रोशित होंगे और अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार का भी वही रुद्र रूप देखने को मिलेगा, लाठीचार्ज होगा, कई तरह की जो भी सरकार एक्शन में रहती है वो सारी चीजें होंगी। तो रिजल्ट का मैं अगर फाइनली बात करूं कि जितने भी रिजल्ट, रुके हुए रिजल्ट हैं, चाहे वो एमपी जेल प्रहरी का रिजल्ट हो, जेल अधीक्षक का रिजल्ट हो, या फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो, एमपी पुलिस का रिजल्ट हो, पटवारी का रिजल्ट हो, जितने भी रिजल्ट हैं, पटवारी का रिजल्ट आ चुका है, उसमें फर्जीवाड़े की जांच चल रही है, ये हम बोल सकते हैं। तो इनका रिजल्ट आने के चांसेस, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ही नहीं, मेरे जितने संपर्की हैं, कई ऐसे विभागों पे भी हैं जिनके द्वारा हमें पता चला है कि रिजल्ट आने के चांसेस, चुनाव के बाद ही रिजल्ट आने के, पूरी तरह से रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो मेरा सभी से बोलने, मतलब जो भी आप अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, मेरा सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि आप अगर अपने पुराने आने वाले एग्जामों की अगर तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल की आप तैयारी कर रहे हैं, बेशक आप फिजिकल आप अच्छा करें, ये आपके पास एक गोल्डन टाइम पीरियड आपको मिला है। ये गोल्डन टाइम पीरियड में इसको क्यों बोल रहा हूं? इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये आचार संहिता नहीं होता, आपका चुनाव अगर
अभी नहीं होना होता तो आपका रिजल्ट आता, रिजल्ट के बाद 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन मिलते हैं तुरंत आपका फिजिकल होता। आपके नंबर यदि कम है, आप 70 हैं, 65 हैं, 60 हैं, आपके पास फिजिकल में आपको, इसमें आपको पता है कि हमें फिजिकल का नंबर हमें मिलना है ना। तो फिजिकल में आप नंबर आप तभी ला सकते हैं जब आपके पास टाइम मिलेगा। और फिजिकल एक ऐसा है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल में आप उतना ज्यादा नंबर गेन करेंगे और आप उतनी ज्यादा मेरिट के सिलेक्शन के आप नजदीक आते जाएंगे। तो मेरा सभी से बोलना ये है, सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं इस वीडियो में आपको, आप फिजिकल की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करें। आप गोला फेंकें, पर डे आप गोला फेंकें, सुबह शाम यदि आपको समय मिलता है गोला फेंकने की आप ट्रिक देखिए। जो ज्यादा फेंक ले रहे हैं उनके फेंकने का आप तरीका देखें। लॉन्ग जब आपको कैसे करना है, आपको पता है कि 28 फीट हमें गोला फेंकना है, 18 फीट हमें जो है तो लॉन्ग जंप करना है। और रनिंग का आपको पता है, सारा पीबी ने या ईएसबी ने उसका एक सारी क्राइटेरिया फिक्स कर दी है, कितने मिनट, इतने मीटर, इतने फीट में अगर आप इतना करते हैं वो आप देख ले और उस हिसाब से आप अपना डेली उसको इंक्रीज करने की आप कोशिश करें, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। रही बात कट ऑफ की, लोगों में एक चर्चा है कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे 55 है, मेरे 70 हैं, मेरे इतने हैं, मेरे उतने हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन में घटेगा? इनका सबका केवल एक ही मैं बात बोलूंगा, ना मुझे पता है ना अन्य किसी व्यक्ति को पता है। अगर वो बता रहा है कितना कट ऑफ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर घटेंगे, इस दिन का पेपर इजी था, इस दिन का पेपर हार्ड था, तो वो केवल एक अनुमानित बताया जा रहा है, वो केवल एक अनुमानित बताया जा रहा है। मैं आपसे बार बार मैं बोल रहा हूं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 65 नंबर हैं, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आपके 65 नंबर हैं, 65 प्लस या 65, तो आप फिजिकल की तैयारी करें, निश्चित रूप से आपका फिजिकल में रिकॉल होगा। अब इसी में मैं अगर अन्य कैटेगरी के बारे में बताऊं तो 65 मैंने जनरल का बताया, आप इसमें से सभी का आप निकाल सकते हैं एक दो नंबर घटा के। अब मैं अगर ईडब्ल्यूएस का बोलूं तो आपका यदि 63 64 के लगभग है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो आप फिजिकल की तैयारी करें। ओबीसी का मैं बताऊं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सेम कट ऑफ जाने के चांसेस, इसी तरह एससी का, एसटी का, तो ये सारा कट ऑफ का एक निर्धारित ऐसा अनुमानित ऐसा लगाया जा रहा है। और ये मैं ही नहीं, ये सारे जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़ी बड़ी एकेडमियां हैं, जो भी आपको कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, उनका अनुमान यही है, पेपर इस दिन का हार्ड था, इस दिन का कठिन था। आपसे नहीं बना तो पेपर हार्ड था, उनसे बना मतलब पेपर जी था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ईएसबी तय करेगी कि पेपर किस दिन का हार्ड था, किस दिन का पेपर कठिन था, किस दिन का नॉर्मलाइजेशन हमें कितने नंबर घटाना, कितने नंबर बढ़ाना, ये केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, पेपर में क्वेश्चन निश्चित गलत थे, हर शिफ्ट में किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, यहां तक कि अगर मैं ऑब्जेक्शन की बात करूं तो एक पेपर में 30 क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लड़कों ने लगाया है। 30 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अब ये आप सोचे कि नहीं 30 क्वेश्चन पूरे गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाने मतलब मुझसे नहीं बना, आपसे नहीं बना, आपसे नहीं बना, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा, आपने उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये क्वेश्चन गलत है, मतलब आपका आंसर नहीं है तो उसमें आपने ऑब्जेक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 30 क्वेश्चन गलत है। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं, मैक्सिमम की मैं बात करता हूं, किसी शिफ्ट की मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 4 क्वेश्चन, अधिकतम 4 क्वेश्चन। जितने दिन पेपर चला, अगर मैं उतने दिनों का अगर अनुमान लगाऊं तो अधिकतम 4 क्वेश्चन गलत है। और हर पेपर की अगर मैं बात करूं तो किसी पेपर में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, अधिकतम 4 क्वेश्चन गलत है ना। तो जिनका गलत है उनका तो नंबर अब ईएसबी तय करेगा कि उनका हमें नंबर देना है, या 100 नंबर का पेपर था तो उसे हमें 96 करके हमें कट ऑफ डिसाइड करना है, ये ईएसबी डिसाइड करेगी क्या चीजें होना है। बस आप इन भ्रामक जानकारियों से आप दूर रहें और अपनी फिजिकल की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से आप फिजिकल की तैयारी करें, ताकि आप फिजिकल में अच्छे नंबर गेन करके आप सिलेक्शन के नजदीक आ सके। और फिजिकल की मैं एक बात बता रहा हूं कि फिजिकल का मैं डेली वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, जब भी मुझे समय मिलता है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, मैं खुद गोला में फेंकता हूं, जंप में करता हूं, रनिंग में करता हूं। मतलब मैं अपने जब मित्रों से जब बात करता हूं, ये बताता हूं उनको कि यार मेरे ग्राउंड पे जहां पे मैं रनिंग करने जाता हूं, उनके वहां के लड़कों की इतनी रनिंग टाइमिंग आ रही है, इतना वो गोला फेंक रहे, इतना वो लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जिस दिन से एग्जाम दे के वो बंदा आया है, लड़के जो मेरे साथ वाले हैं, उस दिन से वो तैयारी पे लगे हुए हैं। केवल उनका टारगेट है कि हमें फिजिकल हमें क्वालिफाई करना है। अब बताइए उनका फिजिकल नहीं होगा, 2 मिनट 1 मिनट 50 सेकंड, 1 मिनट 55 सेकंड में लड़कों की टाइमिंग आ रही है। अब आप बताओ
कुछ लड़के हैं गिने चुने, हर लड़के की नहीं है, जिसकी अच्छी मेहनत है, अच्छी प्रैक्टिस है, उसकी टाइमिंग मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ के प्रैक्टिस करने वाले लड़के गोला फेंकते हैं तो वो एक मार करके जाते हैं कि भैया इतने फीट में गोला फेंकूंगा, और जब गोला फेंकते हैं तो सच में उनका गोला 77 मतलब 27 फीट, 28 फीट, 26 फीट। अब आप बताओ, मतलब एक टारगेट फिक्स कर देते हैं पहले से। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हम इतने समय से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम फेंक लेंगे। लॉन्ग जंप करते हैं, मार करके जाते हैं कि 17 फीट, 18 फीट, 18 फीट पूरा जंप करके आते हैं। अब आप बताओ, प्रैक्टिस का खेल है। फिजिकल में केवल प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके सिलेक्शन, आपके फिजिकल में नंबर उतनी ज्यादा, और आपका सिलेक्शन फिजिकल ही तय कर सकता है। आपने रिटर्न में कर लिया, जो होना था हो गया, अब फिजिकल आपके हाथ में है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फिजिकल में आपके उतने ज्यादा नंबर बनेंगे। बस आज लीजिए, लॉन्ग वीडियो बनाने का मेरा सीधा सा तात्पर्य था कि आप लोगों को कुछ जानकारियां मैं दे सकूं, और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, और चैनल को थोड़ा सा एक बड़ा परिवार के रूप में आप लोग बनाने का थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें मुझे। थैंक यू सो मच।